हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे कि रिसर्च प्रपोजल होता है क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जिसमें क्या क्या आपके पॉइंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर यूजी नेट JRF और PhD एडमिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो है वीडियो मिलती रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि शोध प्रस्ताव, जिसको हम इंग्लिश में रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहते हैं अपने डिसिप्लिन में, ठीक है। तो आपको एक एडमिशन टाइम पर इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो जैसे ही आपको इंटरव्यू में जाना होता है तो वहाँ पर आपको एक रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाना होता है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है फ्रेंड्स? रिसर्च प्रपोजल जो होता है ये आपका एक टॉपिक होता है, मतलब टॉपिक की शॉर्ट डिटेल होती है, जिसमें आप बताते हैं कि हम जो PhD करना चाहते हैं किस टॉपिक पर PhD करना चाहते हैं, ठीक है, हम कैसे कैसे करना चाहते हैं। आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हाँ, हम यूनिवर्सिटी को प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ, हम इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि जो हमारा शोध प्रस्ताव का टॉपिक होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि हम 4 साल या 5 साल जब हम PhD एडमिशन हो जाता है हमारा, उसी टॉपिक पर हम रिसर्च करें, ऐसा नहीं होता। हमारा जो टॉपिक फाइनल डिसाइड होता है वो आफ्टर PhD जब एडमिशन हो जाता है, उसके बाद सारे प्रोसेस रहते हैं। वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब फ़िलहाल यही समझ लो कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ भाई, हम इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको रिसर्च प्रपोजल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से एक ओवरव्यू जो है आइडिया हो चुका होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में होता है क्या, ठीक है, तब इसमें क्या क्या स्टेप होने वाले होते हैं, ठीक है। इसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। फिर देखिए, जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है इसमें जो फर्स्ट हेडिंग होती है इसको बोलते हैं हम टाइटल, यानी कि टाइटल जो होता है आपका रिसर्च टॉपिक होता है। रिसर्च टॉपिक को ही हम टाइटल बोलते हैं, यानी कि शीर्षक बोलते हैं। अब शीर्षक क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, ये होता है कि आपका जो टाइटल होता है उसमें जो आपका वेरिएबल्स होता है उनको एकदम साफ और सटीक टाइटल होना चाहिए। जो आपका शीर्षक है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारा टॉपिक है, हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो एक एवरेज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो आपके डिसिप्लिन या फिर आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा हो रहा है, कितने वर्ड में हो रहा है। पर लेकिन एक नॉर्मली जो रेंज है वो 10 से 15 जो है वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 शब्दों में आपका जो है आपका शीर्षक यानी कि टाइटल होता है। अगर हम एक टॉपिक की बात करें, अगर आप साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन से हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं जैसे ये है सोशल मीडिया का किशोरों की मानसिक सेहत पर प्रभाव, आगरा शहर का अध्ययन। देखिए, ये वेरिएबल्स की बात करें तो सोशल मीडिया एक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, किशोर एक वेरिएबल्स हो गया, मेंटल हेल्थ एक वेरिएबल हो गया, और आगरा शहर ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इनमें कई सारे वेरिएबल होते हैं जिसको मिलाकर एक शीर्षक बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो आपको शीर्षक में क्लियर मेंशन होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि परिचय, जैसे कि आप शीर्षक लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं परिचयनिक पृष्ठभूमि, एक इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब कुछ एक इंट्रो में हम कई चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हम उसमें लिख सकते हैं कि टॉपिक क्यों ज़रूरी है, भाई हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, किशोर की डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, तो हम उन चीज़ों को इंट्रो में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ कि हाँ भाई, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम अपने इस रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट हेडिंग होती है
वो होती है शोध के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, कि हाँ भाई आप जो है आप रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो आपका इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो आपका जो है रिसर्च प्रपोजल की जो ये हेडिंग होती है शोध के उद्देश्य, इसमें आपको क्लियर मेंशन स्पष्ट रूप से करना होता है कि हाँ भाई इस टॉपिक पर हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य ये है, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग हुई। उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यूजी नेट की तैयारी करते हैं या फिर आप मास्टर्स में अच्छे से अपने प्रिपेयर किया है अपना मास्टर, तो आपको ये टॉपिक नया नहीं लगा जो हाइपोथेसिस होता है। और भी बता देता हूँ फ्रेंड, जो हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, स्टेटमेंट होता है टेंटेटिव, जिसमें हम ये मान के चलते हैं, जिसको मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है बाद में, कि हाँ भाई क्या क्या इसमें हमने जो रिजल्ट निकाले वो हमारे जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है उनसे कितना मतलब कोरिलेट है या फिर कितना निष्कर्ष में इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पहले से अनुमान क्या है, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं सभी जो है मेनली हम बात करें तो क्वालिटेटिव में थोड़ा इसका महत्व कम होता है, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना जो हेडिंग है वो है शोध विधि। फ्रेंड्स जो रिसर्च का जो बैकबोन बोल सकते हैं, मेन जो हेडिंग बोल सकते हैं वो है मेथडोलॉजी यानी कि शोध विधि। फ्रेंड्स जो हमारा रिसर्च होता है उसको हम एक सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं, तो सिस्टमेटिकली तरीके से कैसे करते हैं वो सब चीज़ें जो है मेथडोलॉजी में आपको जो शोध विधि होती है उनमें जो है बताना उनका अध्ययन हम उसमें करते हैं। तो आप जैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें एक हेडिंग बनानी होती है शोध विधि यानी कि मेथडोलॉजी। तो उसमें हमको क्या करना होता है, जो हमारा जो मेथडोलॉजी की कैसे कैसे करना है, तो जो उनके स्टेप्स होते हैं लाइक डेटा जो हमारा एकत्रित होता है, ठीक है, सैंपल होता है, या फिर हमारा देखिए एक बता देते हैं कि एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन आप जानते हैं कि सैंपल जो अपनी जनसंख्या होती है, अगर हम कोई टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हमारा जो टॉपिक का होता है एक जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन होता है, एक सैंपल होता है। फिर अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकली तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे पूरी जनसंख्या पर हम रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम पूरी जनसंख्या पर इसलिए बात है कि पूरी जनसंख्या पर हम रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन उस पर जनरलाइज कर सकते हैं कुछ वहाँ से सैंपल लेकर, ठीक है। तो जो हमारा जो सैंपल होता है, हम सैंपल को जो है हम पॉपुलेशन से निकाल कर उन सैंपल जो होता है उन पर हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। उन सैंपल जो होते हैं उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि आगरा के 2 स्कूल, यानी कि हम आगरा के 2 स्कूल लेंगे, अपने टॉपिक देखा था उससे रिलेट करना है इसको, ठीक है। हम 100 मतलब जो डाटा है हम 100 छात्रों का जो है डाटा लेंगे और सैंपल जो हम मतलब डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको जो हम पूरी जनसंख्या पर जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो शोध विधि होती है और इसमें ये भी मेंशन करनी होता है कि जैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उन डाटा कलेक्ट करने में हमने किस किस मेथड का यूज़ किया है। एक सैम्पलिंग जो है टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि लाइक प्रश्नावली, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, है ना, और समूह ग्रुप जो होते हैं, मतलब काफ़ी सारी होती हैं। वो बड़ा टॉपिक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और प्राइमरी और सेकेंडरी काफ़ी सारी है, वो बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन अभी आपको समझना है कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसका एक शोध विधि हेडिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें हम बताते हैं कि रिसर्च हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। मेन बात ये है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची। देखिए जो हम जिसको हम रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं, रेफरेंस क्या होता है, हम किसी इसको एक आसान भाषा में समझ सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही एक इकलौते ऐसे हैं कि हम ही उस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक पर पहले भी कभी काफ़ी सारे रिसर्च हुई होगी या हो रखी हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, हम उन चीज़ों को पढ़कर समझकर कुछ चीज़ें वहाँ से उठाकर, ठीक है,
हम अपने रिसर्च वर्क में काम में लेते हैं, ठीक है। तो एक इथिक्स होता है हमारा, अगर हम किसी भी कंटेंट को किसी से समझ रहे हैं या फिर किसी का कंटेंट ले रहे हैं, बुक से, आर्टिकल से, या वेबसाइट या फिर किसी भी चीज़ से हम अपना जो है डाटा वहाँ से मतलब कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमको उनको रेफरेंस देकर हमें उनको मतलब रेफरेंस देना होता है कि हाँ भाई हमने यहाँ से जो है रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो हमको जो रेफरेंस देना होता है वो इसलिए देना होता है ताकि हम प्लेगरिज्म से बच सकें। अब ये प्लेगरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक इथिकल होता है कि आपका कोई कंटेंट है और आपको आपका कोई कंटेंट को चुरा ले, आपको बिना आपकी वो दिए हुए कि हाँ भाई मैंने ये कंटेंट उससे लिया है, तो आपको क्या आपको अच्छा लगेगा या फिर नहीं, ठीक है, आपको बुरा लगेगा ना। तो इसी चीज़ को इथिकल ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम किसी भी जो रिसर्चर पहले रह चुके हैं या फिर कोई भी ऑथर है उसका कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम आप उसको जो है रेफरेंस करेंगे, ठीक है। उसका हम रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई हमने जो है रेफरेंस जो यूज़ किया है वो पहले से रिसर्च हो चुकी है और हमने ये चीज़ें वहाँ से ली हैं, ठीक है, या फिर हमने वहाँ से समझा है, ठीक है। तो उन सभी जो पेपर, किताब, आर्टिकल वगैरह होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार होती है जिसको हम संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। हालांकि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस होता है, लेकिन वो अगर हम डेप्थ से पढ़ेंगे तो तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आज के टॉपिक पॉइंट ऑफ से बात करें तो आप बोल सकते हैं कि रेफरेंस या फिर जो बिब्लियोग्राफी लिस्ट होती है हम उसमें इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा APA या फिर MLA स्टाइल, ठीक है। इसको आपको थोड़ा मतलब न्यू लगी होगी शायद चीज़ें, अगर आप रिसर्च वगैरह में आपने तैयार नहीं किए, तो मैं बता दूं कि जैसे फ्रेंड्स आप रेफरेंस दे रहे हैं तो आप ऐसे नहीं ऐसे कुछ भी कर सकते हैं कि हाँ भाई उसका नाम लिख दिया और ये ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड जो रिसर्च होते हैं एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित तरीके से की जाने वाली एक प्रोसेस होती है, जर्नी होती है, ठीक है। तो हम किस तरीके से रेफरेंस की लिस्ट बनाएं, किस तरीके से हम उन चीज़ों को करें, रेफरेंस किस तरीके से बनाएं, तो उनका एक स्टाइल होता है। वो स्टाइल हम अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी साइंस जितने भी सारे हमारे डिसिप्लिन हैं सब में एक ही जो है स्टाइल यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपने किस मतलब आपने किस डिसिप्लिन के लिए आपको रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर हम मेनली बात करें कि APA और MLA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन और दूसरी है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये एक रेफरेंस स्टाइल होते हैं जिनको आप यूज़ करके जो है रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रेफरेंस वाला हेडिंग जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो रेफरेंस लिस्ट है फिर बिब्लियोग्राफी बोल सकते हैं, ये आपका रिसर्च प्रपोजल का लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट होता है, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको आई होप कि आपको जो है चीज़ें से कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली जो है समझ में आई होंगी, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई टॉपिक है कि हाँ आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।